नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे JIIB के बारे में। JIIB एग्ज़ाम जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस कराता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है बैंकर्स के लिए। और जो भी मेरे साथी बैंकर्स जिन्होंने बैंक ज्वाइन कर लिया है लेकिन JIIB एग्ज़ाम अभी क्वालिफाई नहीं किया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि IIBF ने रिसेंटली 2020 के लिए सिलेबस, रूल्स, गाइडलाइंस अपनी जारी की हैं JIIB एग्ज़ाम के लिए। और JIB एग्ज़ाम बैंकर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बैंकर हैं, आपने बैंक ज्वाइन कर लिया है, चाहे खुशी से किया या ना खुशी से, आप बैंक में जैसे भी हैं अगर आ गए हैं और बैंकिंग में रहना है आपको, तो JIB करना मस्ट है। जितनी जल्दी कर लें उतना अच्छा है, क्योंकि JIB एग्ज़ाम पास करने से आपको ना सिर्फ एक इंक्रीमेंट मिलता है बल्कि एक आपका स्टेटस जो है, आपका अपने जो पीयर ग्रुप्स हैं जिन्होंने JIB एग्ज़ाम या CIB जो नहीं किए होते हैं, और जो लोग JIB CIB पास किए होते हैं, उनको एक अलग नज़र से देखा जाता है। हमेशा इंटरव्यू में, प्रमोशंस में उनको हेल्प मिलती है। तो साथियों, JIB एग्ज़ाम इस बार आप दें, पूरी तैयारी के साथ दें और पहली बार में क्वालिफाई करें। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले बहुत ज़रूरी है कि उसके रूल्स के बारे में हम जान लें अच्छी तरह से। सिलेबस क्या है, सिलेबस अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि अगर आपने रूल्स जान लिए, सिलेबस अगर पूरी तरह से आपने समझ लिया है कि सिलेबस में क्या है, तो फिर आपको लिए एग्ज़ाम निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि अगर पूरे सिलेबस की आपको जानकारी है, कई क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर ले जाओगे अगर आपको पूरे सिलेबस की जानकारी है। फिर आप जो भी पढ़ोगे, जो भी बुक या स्टडी मटेरियल चाहे जो मर्जी यूज़ करो आप, लेकिन अगर आपको सिलेबस पूरा याद है तो आपको ये पता रहता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो साथियों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो अगर आप सीरियस हैं JIB एग्ज़ाम के बारे में और इस 2020 में देना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पूरी तरह से समझ लें कि रूल्स क्या हैं और सिलेबस क्या है। स्पेशली सिलेबस की बात करूंगा मैं, सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव है इसका, JIB का है कि बेसिक नॉलेज जो है बैंकर्स के बीच में बैंकिंग की और फाइनेंशियल सर्विसेज की आ जाए। अकाउंटेंसी, लीगल एस्पेक्ट, ये सारे आपको बेसिक जो है वो आ जाए। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी बैंक में काम कर रहे हैं लोग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, नॉर्मली वो सभी बैंकर्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड उनको पास होना चाहिए। सब्जेक्ट अब आते हैं साथियों की सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। 3 सब्जेक्ट हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 सब्जेक्ट हैं, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, दूसरा पेपर आपका होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और तीसरा पेपर होता है लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग में बेसिकली जो आपके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बैंकिंग के, बहुत ही बेसिक जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, थोड़ा सा अकाउंटिंग का पार्ट इसमें और फाइनेंस का रेशियोज़ वगैरह वो सब इसमें आते हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट, क्योंकि बैंकिंग में कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो वो लीगल पार्ट जो है वो थर्ड पेपर में कवर होता है। और तीनों ही पेपर आपको पास होना ज़रूरी है। पासिंग क्राइटेरिया देख लेते हैं साथियों। मिनिमम मार्क्स आपको 50% लाने हैं आउट ऑफ 100। 50 आउट ऑफ 100 लाने हैं, यानी 50% मार्क्स आपको लाने हैं कोई भी सब्जेक्ट पास करने के लिए। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करते हैं, तो अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 45 भी हैं तब भी आप पास माने जाएंगे, बट ओवरऑल आपका जो स्कोर है वो 50% से ऊपर होना चाहिए। इसको समझ लेते हैं साथियों। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 3 सब्जेक्ट हैं, 100 नंबर के पेपर है, तो अगर आपके मान लीजिए पहले सब्जेक्ट में आपके 60 नंबर आए हैं, ठीक है, दूसरे में आपके 50 आए हैं, और तीसरे में अगर आपके 45 भी आते हैं, तब भी आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो 50% से ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसीलिए आप इसको क्वालिफाई माने जाएंगे। इसी तरह से, लेकिन ये उन्हीं के लिए है अगर आप सिंगल अटैम्प्ट में पास करते हैं। अगर आप सिंगल अटैम्प्ट में तीनों अगर पास नहीं करते हैं तो आपको 50-50 नंबर तीनों में लाने पड़ेंगे। लेकिन आपको ये सब नहीं सोचना है, आपको इससे काफ़ी ऊपर अपना बेंचमार्क रखना है। आप कोशिश करिए कि आपके एटलीस्ट 60 मार्क्स, सभी में 60-65 की आप कोशिश करिए, तो 50 आसानी से आ जाएंगे। टाइम लिमिट जो है इसमें 2 साल की है। 4 कंजिक्यूटिव अटैम्प्ट दे सकते हैं आप। अगर पहली बार में नहीं होते हैं तो दूसरी बार दीजिए। 6-6 महीने में पेपर होते हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, आप 4 बार दे सकते हैं, एक बार लगातार। लेकिन ये सब नहीं सोचें तो अच्छा है, पहली बार में क्लियर करें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। जो पहली बार में एग्ज़ाम क्लियर करना आसान होता है साथियों, एक बार अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, मैंने कई लोगों को देखा है कि सेकंड टाइम और थर्ड टाइम में वो उत्साह उतना उनके अंदर नहीं रहता है, उतना मन पढ़ाई में नहीं लगता है, और वो और मुश्किल होते जाते हैं। लेकिन फिर भी जानने के लिए जान लेते हैं। अगर आप चारों अटैम्प्ट में नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर दोबारा से इनरोल करना पड़ेगा।
और फीस क्राइटेरिया जो है, फर्स्ट अटैम्प्ट में 2700 रुपये फ़ीस होगी, सेकेंड अटैम्प्ट में 1300 है, उसके बाद में फोर्थ तक। हर अटैम्प्ट में आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। और एग्ज़ामिनेशन जो है वो फ़ीस आपकी वापस नहीं होगी, किसी भी कंडीशन में रिफ़ंड नहीं होगी। मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन साथियों, हिंदी या इंग्लिश दोनों में आप किसी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन पहले ही आपको ये मेंशन करना होगा कि आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। क्वेश्चन पेपर 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब 120 थोड़े बहुत कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं 120 क्वेश्चन, नॉर्मली 120 ही होते हैं, बट कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन कैसे होंगे ये, कुछ हाफ मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ 1 मार्क्स के होंगे, कुछ 1.5 के हो सकते हैं। तो वो उनके डिस्क्रिप्शन पे है, आपको ये मान के चलना है कि ये 100 मार्क्स का पेपर है और आपको 50% मिनिमम लाने हैं और उससे ज़्यादा लाने की कोशिश करनी है। एग्ज़ामिनेशन जो होता है ये ऑनलाइन मोड में होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो साथियों बहुत अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ऑनलाइन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, टाइम का ध्यान रखिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2 घंटे है इसमें, और एग्ज़ामिनेशन की डेट अनाउंस कर दी जाएगी वेबसाइट पे। उससे पहले उसके साथ ही आपका एडमिट कार्ड भी जारी किया जाता है। साथियों ये सब हैं, पास क्राइटेरिया वगैरह है जो 50% मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप, जैसे कि मैंने बताया, 60% एंड अबव की आप कोशिश करिए। 60% एंड अबव आप लाते हैं तो ये फर्स्ट फिजिकल अटैम्प्ट में फर्स्ट उसमें माना जाएगा, और फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन तब माना जाएगा जब आप 70% एंड मोर एग्रीगेट ले आते हैं। तो साथियों आपको इस 60% और 70% के लिए ही ट्राई करना है, क्योंकि आप अगर उसका ध्यान रखेंगे तो मिनिमम इन वर्स्ट केस आपका अगर कोई एग्ज़ाम ख़राब भी हो जाता है तब भी एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स तो ले ही आएंगे। और प्रोसीजर क्या है अप्लाइंग के लिए, आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी www.iibf.org.in, आप इस पर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल कोर्स वेयर की बात करें, ये वेबसाइट पर दे रखा है इन्होंने स्टडी मटेरियल के बारे में, प्लस कुछ इन्होंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। कट ऑफ डेट, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, ये सारी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, या वहाँ चेक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इनको इंस्टीट्यूट की एक प्रथा रही है कि वो रिसेंट डेवलपमेंट जो होता है, जो भी बैंकिंग में रिसेंट डेवलपमेंट होते हैं उनसे जुड़े हुए कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो वही ये टेबल दे रखी है इन्होंने कि अगर कोई एग्ज़ाम फरवरी से लेकर जुलाई 2020 में हो रहा है तो मैक्सिमम जो है 31 दिसंबर 2019 तक जो गाइडलाइन या डेवलपमेंट जो हुए होंगे वही उसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद में अगर कोई डेवलपमेंट हुआ है, कोई गाइडलाइन नई आई है, कोई लॉ आया, कोई रूल चेंज हुआ है, वो उसमें नहीं पूछा जाएगा। सिमिलरली अगस्त 2020 से जनवरी 2021 के बीच में अगर कोई एग्ज़ाम होना है तो 30 जून 2020 तक की डेडलाइन है, वहाँ तक अगर कोई गाइडलाइन या कोई इंस्ट्रक्शन इशू किया गया है तो वो इसमें पूछा जा सकता है। तो क्योंकि इस बार जो है एग्ज़ाम नवंबर में होने, नवंबर दिसंबर की टेंटेटिव डेट्स आई हैं, तो 30 जून 2020 आपके लिए डेडलाइन है, वहाँ तक का जो है पूछा जा सकता है। तो 30 जून 2020 तक का जो भी करंट में कुछ भी अगर डेवलपमेंट हुआ है तो वो आपको पढ़ के रखना है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। ई लर्निंग वीडियो लेक्चर्स, ये मैंने बताया, वीडियो लेक्चर्स कुछ एक इनके अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं साथियों। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आता है, आपको पढ़ाई भी सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस है। सबसे पहले तो जो है पहला पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। इनमें अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल ए है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें एक ओवरव्यू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का है। बैंकिंग रेगुलेशन है, जिसमें बैंकिंग रेगुलेशन कैसे आरबीआई करता है उसके बारे में जानकारी है। प्लस रिटेल बैंकिंग की है, क्लास चैप्टर है रिटेल बैंकिंग में, रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट, इंटरनेशनल बैंकिंग, एक्सपोर्ट, रेमिटेंसेज, ये सारे जो रिटेल बैंकिंग के पार्ट हैं वो सब पूछे जाएंगे। रोल ऑफ मनी मार्केट, डेप्ट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनकी, मनी, डेप्ट मार्केट, एडीज़, फेमा, लेबोर, माइबोर, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। रोल्स एंड फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट, सेबी जो स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, सेबी है हमारा, और रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, और ये सब सारी जानकारी इसमें आएगी। फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, सर्विसिंग ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। रिस्क मैनेजमेंट और बेसल 1, 2, 3 के अकॉर्ड्स जो हैं वो है।
सिविल के बारे में जानना है, फेयर प्रैक्टिसेस क्या है, BCSB क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल सिस्टम में रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, मनी डेप्ट फॉरेक्स मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें हैं, मॉड्यूल 1 में थी, ए में थी। मॉड्यूल बी में है फंक्शन ऑफ बैंक्स, बैंक से क्या क्या रोल होते हैं, कितने तरह के डिपॉजिट प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज क्या क्या देते हैं, KYC AML PMLA एक्ट, KYC नॉर्म्स क्या क्या हैं, और बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप जो है जिसमें मैंडेट है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, गार्निशी ऑर्डर, बैंकर्स लियन राइट टू सेट ऑफ। साथियों ये सेकंड वाला जो वो है मॉड्यूल है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बट सेकंड वाला स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, इस पर ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। बैंकर्स स्पेशल रिलेशनशिप, मैंडेट, पावर ऑफ अटॉर्नी, गार्निशी ऑर्डर, बैंकर्स लियन क्या होता है, राइट टू सेट ऑफ क्या है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या प्रोसेसेस हैं, ओम्बड्समन स्कीम क्या है, कोपरा क्या है, एक्ट क्या है, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है। फिर NI एक्ट, रोल एंड ड्यूटीज़ ऑफ बैंक पेइंग कलेक्टिंग बैंक इंडोर्समेंट, रिटर्न ऑफ चेक, टैक्स ट्रंकेशन, चेक बाउंस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिस्कस, ये बड़े प्रैक्टिकल चीज़ें हैं साथियों। जब आप काम करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है। ओपनिंग ऑफ अकाउंट फॉर वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने तरह के अकाउंट खुलेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, टाइप ऑफ कस्टमर कैसे कैसे आएंगे आपके पास, एंसिलरी सर्विसेज जो मेन सर्विसेज हैं, उसके अलावा आपके जो और सर्विसेज हैं जैसे सेफ डिपॉजिट, लॉकर, गवर्नमेंट बिजनेस जो करते हैं, तो ये सारी एंसिलरी सर्विसेज में आती हैं, इनके बारे में आपको जानना है। कैश ऑपरेशंस, कैश मैनेजमेंट और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये है। प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग, वर्किंग कैपिटल एसेट, क्रेडिट मॉनिटरिंग असेसमेंट। ये प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग, बैंक्स का मेन काम लेंडिंग ही है, जिससे बैंक को अर्निंग होती है सबसे ज़्यादा। और वर्किंग कैपिटल असेसमेंट कैसे करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि वर्किंग कैपिटल कितनी किसको देनी है, क्रेडिट मॉनिटरिंग कैसे करनी है। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस, प्रायोरिटी सेक्टर के आपको पता होगा कि प्रायोरिटी सेक्टर के बैंक को टारगेट दिए जाते हैं, तो सब टारगेट्स कौन कौन से सेक्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस कैसे करना है, रिस्क मिटिगेशन कैसे करना है एग्रीकल्चर लोन्स में। MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा जोर है, ये हैं। प्लस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो समय समय पर आती रहती हैं, उनके बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप, रोल ऑफ NGOs, ये भी हैं। उसके अलावा जो बैंक के कई प्रोडक्ट होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स, होम लोन, पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन, डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सेल करने हैं, जो देने हैं लोन्स। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट कितने तरह के होते हैं, स्टाम्पिंग क्या है, प्रोसीजर, सिक्योरिटाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। डिफरेंट मोड ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटी जब हम बैंक कोई लेता है, लोन करता है उसके अगेंस्ट में, तो उसमें क्या किस पे कहाँ लियन होगा, कहाँ सेट ऑफ होगा, कहाँ हाइपोथिकेशन होगा, प्लेज कहाँ होगा, मॉर्टगेज कहाँ होगा, और मॉर्टगेज भी कितनी तरह के हैं, कोलेट्रल कितनी तरह की हैं, करेक्टरिस्टिक क्या है, लैंड बिल्डिंग है, गुड्स हैं, डॉक्यूमेंट हैं, एडवांस अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी है, शेयर्स, बुक डेप्ट, टर्म डिपॉजिट, इन सब के अगेंस्ट में एडवांसेस दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी। उसके बाद में NPA साथियों, अगर कोई लोन ख़राब हो जाता है, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं, जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, जहाँ से रिटर्न बैंक को नहीं आ रहा है, उस केस में उनको कैसे डील करना है आपको, तो वो भी है। फाइनेंशियल लिटरेसी आप प्रमोट करेंगे, कस्टमर अवेयरनेस करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, ये है मॉड्यूल 2 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल 2। और मॉड्यूल 3 में साथियों बैंकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में है, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम, लैन वैन, UPS, कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आएंगे। और ATMs के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, सिग्नेचर कार्ड्स, अलग अलग तरह के NPC, रुपे कार्ड, CTS सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है, नोट कॉइन काउंटिंग मशीन। तो ये जो रिसेंट में जो आ रही नई नई चीज़ें, इनको जानना बड़ा ज़रूरी है। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, EFT सिस्टम, इमर्जिंग ट्रेंड्स जो हैं वो। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बैंक। तो जो टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है जिस तरह से, उसका IT का इम्पैक्ट बैंक पे क्या है, इन सब चीज़ों को डिस्कशन है। सिक्योरिटी कंसिडरेशन की किस तरह से सिक्योरिटी रखनी है, रिस्क क्या क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं, और साथ में उनको कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से उनको कंट्रोल करना है। ऑडिट अलग अलग तरह के जो हैं, उसके कंप्यूटर ऑडिट है, सिक्योरिटी ऑडिट जो होता है, इंस्पेक्शन होता है, वो देखना। और ओवरव्यू ऑफ IT एक्ट, गोपाल कृष्ण कमेटी रिकमेंडेशंस। तो ये जो साथियों, ये पूरी जो मॉड्यूल है, ये मोस्टली रिलेटेड है आपके IT से रिलेटेड, कंप्यूटर्स एंड IT सिस्टम से रिलेटेड है। और प्रिवेंटिव विजिलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, फिशिंग, सेफ्टी कैसे रखनी है, तो ये पूरे तरह से IT और उसमें सेफ्टी से रिलेटेड है। अब साथियों मॉड्यूल D जो है,
वो सपोर्ट सर्विस मार्केटिंग के रिलेटेड है बेसिकली। इसमें मैनेजमेंट, प्रोडक्ट, सर्विसेज, मार्केटिंग मिक्स, ब्रांड इमेज, ये सारी चीज़ें हैं। सोशल मार्केटिंग, नेटवर्किंग, इनकी एवोल्यूशन, इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोडक्ट, कंज्यूमर बिहेवियर प्रोडक्ट के अगेन रिलेटेड। CRM है, प्राइसिंग, प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या क्या है वेरियस बैंकिंग सर्विसेज के लिए, नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, जो कि फ्यूचर है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ऐसा टाइम, मॉडर्न टाइम में नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। चैनल मैनेजमेंट सिस्टम है, मीनिंग लेवल एंड डायनेमिक्स एडवांटेज चैनल मैनेजमेंट के क्या हैं, प्रमोशन कैसे करना है प्रोडक्ट का, मार्केटिंग मिक्स, तो ये कुछ मार्केटिंग का पार्ट काफ़ी कुछ आ गया है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, बेसिकली साथियों मार्केटिंग का रोल क्या है हमारे बैंकिंग सिस्टम में, उसके ऊपर है ये मॉड्यूल डी। मॉड्यूल ई, ये साथियों रिसेंट में ऐड किया गया है, कुछ साल पहले तक ये नहीं होता था, रिसेंटली इसको ऐड किया गया है, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इथिक्स इन बैंकिंग, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसकी ज़रूरत बड़ी है क्योंकि हमें जब बैंक में काम कर रहे हैं और कई काफ़ी तरह से रिस्क पे हैं हम, फाइनेंशियल्स में डील कर रहे हैं, मनी में डील कर रहे हैं, तो हमारे एथिक्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। तो उसी के लिए है कि डिफरेंट सिचुएशन में आपको किस तरह से डील करना है, अपने एथिक्स को कैसे मेंटेन करके रखना है। तो इसमें एक तरह से एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, बैंकिंग, इसका क्या रोल है एथिक्स का बैंक में, ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं। बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, फाउंडेशन क्या होती हैं, और बैंकिंग एथिक्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। एथिक्स एट इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे वैल्यूज़ कितनी कैसी होनी चाहिए आपकी, नॉर्म्स, बिलीव्स, मोरालिटी, ये सारी चीज़ें हैं जो डिसीजन मेकिंग में डिलेमा, कई बार अब जो आप डिलेमा में होते हैं कि कुछ आपके सामने सिचुएशन ऐसी होती है कि आप करें या ना करें, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें, एथिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एथिकल डायमेंशन एम्प्लॉय के लिए क्या है, ऑब्लिगेशन बैंक की तरफ, बैंक के लिए क्या है, थर्ड पार्टीज़ के लिए क्या है, और एब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, अगर आप ऑफिशियल पोजीशन पे हैं तो ऐसा क्या करें कि आप अपनी पोजीशन का अब्यूज़ ना करें। सेक्सुअल हरेसमेंट क्या होता है, कैसे इससे बचें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ना फंसें, उसका ध्यान रखें, फेयर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अपना के रखें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एथिक्स क्या हैं, एम्प्लॉयज़ के एथिक्स क्या हैं, और एम्प्लॉई हैं एज ए एम्बेसडर एंड मैनेजर एज एथिकल लीडर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों वर्क एथिक्स एंड वर्क प्लेस पे। वर्क एथिक्स में बैंकिंग एथिक्स, चेंजिंग डायनेमिक्स, जो धीरे धीरे जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनमें कैसे अपना एथिक्स मेंटेन करने, पेटेंट्स, प्रोप्राइटर्स, एथिक्स ऑफ सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट, डिजिटल राइट मैनेजमेंट। तो साथियों ये जो मॉड्यूल है पूरी तरह से एथिक्स मैनेजमेंट पे है, कैसे बैंकर्स को अपने एथिक्स मेंटेन करके रखने हैं और आपको अपने बहुत ही हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स रखने हैं। तो ये बात हो गई पेपर 1 की। पेपर 2 में जो पेपर 2 जो है साथियों, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, तो ये जो है पूरी तरह अकाउंटिंग का पार्ट है। इसमें कैलकुलेशंस हैं, थोड़ा सा जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं उनको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सेकंड पेपर लगता है, और स्पेशली सेकंड पेपर में भी जो फर्स्ट इसकी जो मॉड्यूल है उसको स्पेशली जो हमारे नॉन कॉमर्स या नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले लोग हैं जो, उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन अगर एक बार आप इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर आपके हो जाएंगे तो फिर ये आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। इसमें से चांसेस हैं कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो ये चैप्टर वैसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखें इंटरेस्ट, एन्युटीज़ है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंडिंग, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आप जानते ही होंगे, और ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्लोटिंग, फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ एन्युटीज़ और सिंकिंग फंड, ऐसी कैलकुलेशन ऑफ YTM, डेप्ट डेफिनीशन, मीनिंग एंड साइलेंट फीचर ऑफ लोन, इंट्रोडक्शन टू बॉन्ड, टर्म्स एसोसिएटेड विद बॉन्ड्स, डेप्ट और मैच्योरिटी बॉन्ड, ये सारी चीज़ें हैं बॉन्ड के बारे में है साथियों। कैपिटल बजटिंग है इसमें, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये सारा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रिस्क एडजस्टमेंट, डिस्काउंट रेशियो, NPV डिटर्मिनेशन, ये है। प्लस डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन जब कोई भी एसेट होता है वो धीरे धीरे जैसे डेप्रिशिएट होगा वो कैसे काउंट करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज की अर्थमेटिक है, तो फॉरेक्स मार्केट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट, जैसे बेसिक एक्सचेंज रेट जो होता है कि $1 के रेट अगेंस्ट में रुपी वैल्यू क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो रेट होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। क्रॉस रेट क्या है, चेन रूल, वैल्यू डेट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो फॉरवर्ड पॉइंट होता है, आर्बिट्रेज, प्रीमियम पे कब होता है, डिस्काउंट पे कब होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। डेफिनीशन
मॉड्यूल बी जो है प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो इसमें अकाउंटेंसी जो है उसके बारे में है साथियों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं जो अपनाए जाते हैं अलग अलग तरह के, उनके बारे में है इसमें। बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर आ जाता है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, मेंटेनेंस ऑफ कैश सब्सिडरी बुक एंड लेजर कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें हैं। आजकल वैसे साथियों ये ज़्यादातर चीज़ें जो हैं ये सिस्टम अपने आप करता है, बट फिर भी आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या हो, किस तरह से होता है। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे, क्या क्यों ज़रूरी है, कैश बुक वगैरह, पास एडजस्टमेंट ऑफ कैश बैलेंस, ये सब कैसे हो, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज़। ठीक है साथियों, ये सब चीज़ें हैं इसमें, सस्पेंस अकाउंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ ये एरर्स। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के बारे में है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, इसके बारे में जानेंगे। जनरल जो इनके वो हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज और आपका इम्पोर्टेंट टर्म्स, एकोमोडेशन बिल, ये सारी चीज़ें हैं। मॉड्यूल सी फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट इक्वेशन, कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस शीट इक्वेशन। साथियों ये जो है मॉड्यूल सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। और आगे जब जैसे जैसे आप फ्यूचर में जब आप लोन्स की सीट पे अगर जाते हैं और वहाँ पे जब आप कोई भी लोन करने बैठेंगे, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट वगैरह जब करेंगे, तब आपको इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटर है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें इस मॉड्यूल को। और इनके जो बेसिक जो इसमें चीज़ें दी हुई हैं जो वो हमेशा आपके जब तक आप बैंक में रहेंगे तब तक आपके काम आती रहेंगी। बैलेंस शीट को पढ़ना, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को समझना, कौन से एसेट हैं, करंट एसेट कौन से हैं, करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं, फिक्स्ड एसेट कौन से हैं, आपके नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं, लाइबिलिटीज़ में करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये सारी क्या हैं, डिफरेंट रेशियोज़ होते हैं वो सारे समझने। आपका करंट रेशियो क्या है, DSCR क्या है, इनके क्या यूजेस हैं, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और फाइनल अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज़, प्रिंसिपल बुक ऑफ CMA फॉर्मेट, CMA फॉर्मेट क्या होता है, जो आप लोन करने जाएंगे CMA आप मांगेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों ये मॉड्यूल सी। इसके बाद में फर्दर इसमें है अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट। तो कंप्यूटर के इन्वायरमेंट में जैसे अकाउंटिंग कैसे हो रही है, सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल हैं वो किस तरह से काम करते हैं, तो ये सब है। मॉड्यूल डी है साथियों बैंकिंग ऑपरेशंस, जिसमें आपके KYC नॉर्म्स हैं, बाउचर कैश रिसीप्ट, क्लियरिंग इनवर्ड आउटवर्ड। साथियों ये जो है मॉड्यूल डी जो है बैंकिंग ऑपरेशंस वाला जो है ये काफ़ी इजी है, इस पेपर में आपको पास करवाने में बहुत मदद करेगा, स्पेशली उनके लिए जो नो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, क्योंकि उनको पहला यूनिट जो है वो काफ़ी टफ लगने वाला है। उस केस में अगर आप वहाँ कहीं अगर थोड़ा पीछे रह जाते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि मॉड्यूल डी में आप पूरी तरह से तैयारी करके जाएं, ताकि आप अगर वहाँ पे कोई क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो आप यहाँ पे उसको कवर कर लें। और अब बात करते हैं फाइनल थर्ड पेपर की, लीगल एंड, जो थर्ड पेपर आपका होगा वो है लीगल रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग। तो रेगुलेशन एंड कॉम्प्लाइंस है इसमें। मॉड्यूल ए जो है रेगुलेशन एंड कॉम्प्लाइंस, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ रेगुलर RBI एक्ट, और जो अलग अलग एक्ट हैं उनके बारे में डिस्कशन है इसमें। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, BRA एक्ट जिसे कहते हैं, RBI एक्ट 1934, BRA एक्ट 1949, और गवर्नमेंट एज रेगुलेटर ऑफ बैंक्स, रेगुलेशन बाई अदर अथॉरिटीज़, ये सारी चीज़ें हैं। कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजिंग बैंक्स, ब्रांच लाइसेंसिंग, कैसे ब्रांच को लाइसेंस मिलता है, कैसे बैंक को मिलता है, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट के ऊपर कैसे कंट्रोल होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कशन होंगे। रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस, RBI कैसे रेगुलेट करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, नॉमिनेशन है, लोन्स एंड एडवांस कितना कर सकते हैं, पेमेंट सिस्टम, इंटरनेट बैंकिंग गाइडलाइन क्या क्या हैं, रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बैंकिंग ऑफ मसडम, रिजर्व बैंक, ये सारी चीज़ें हैं इसमें साथियों। रिटर्न इंस्पेक्शन, वाइंडिंग अप मर्जर एंड एक्विजिशन, तो ये है सिक्योरिटी, और ये प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड कब तक रखने हैं आपको, ऑडिट के बारे में है, बैलेंस शीट ऑडिट करानी है, और बैंक का अमलगेमेशन होता है तो उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, और पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में है, SBI सब्सिडरीज, नेशनलाइज बैंक, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कैसे इसमें अप्लाई होता है। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स के बारे में है, रिसेंट लेजिस्लेटिव चेंजेस इन RBI एक्ट जो है वो है। तो ये है मॉड्यूल ए के बारे में, बेसिकली सारे लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, अथॉरिटीज़ जो हैं वो कैसे रेगुलेट करती हैं इसके बारे में है। मॉड्यूल बी है वो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स, ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और बहुत ही प्रैक्टिकल आपके काम में आने वाला है। टाइप ऑफ बोरोवर्स, आपको ये समझना है टाइप ऑफ बोरोवर्स जो आएंगे वो किस तरह के होंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है। लिमिटेड लायबिलिटी आप समझते होंगे अगर, जिसमें लायबिलिटी पर्सन की एक लिमिट तक रहती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी में पूरी लायबिलिटी रहती है। साथ ही इसमें टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ क्या क्या बैंक देता है। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन, टर्म लोन, बिल फाइनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये तो आपको ज़रूर ही आना चाहिए अगर आपको बैंक में काम करना है तो। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन क्या होते हैं, सिक्योर्ड लोन किसे कहते हैं, अनसिक्योर्ड किसे कहते हैं, और लोन को सिक्योर क्यों करना चाहिए, क्या ज़रूरत है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स कैसे होती हैं, नॉन रजिस्टर्ड फर्म कौन सी होती हैं और इन दोनों में क्या फ़र्क है, और क्यों रजिस्टर्ड फर्म्स ठीक मानी जाती हैं लोन देने के लिए, सेफ़ मानी जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अनरजिस्टर्ड। इंडेमनिटीज़ क्या होती हैं, अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो। ऑब्लिगेशन क्या है बैंक करके, कॉन्ट्रैक्ट गारंटी का क्या है, स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ इंडेमनिटी। बैंक गारंटी क्या होती है, जो अक्सर आपने सुना होगा कि बैंक जो है बैंक गारंटी इशू करता है, जिससे कि जिसको हम नॉन फाइनेंशियल क्रेडिट में आता है, नॉन फाइनेंशियल लिमिट में आता है, नॉन फाइनेंशियल एक्सपोजर होता है जो पार्टी का। और ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, जो स्पेशली जब इंपोर्ट करती है कोई पार्टी है, वो इंपोर्ट करना चाहती है, तब बैंक एलसी जारी करता है, एलसी खुलवाती है वो लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके बारे में कितनी तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, यूसीपीडीसी 600 के अंडर बैंक की ऑब्लिगेशन क्या है, डेफर्ड पेमेंट गारंटीज़ क्या है, और बिल फाइनेंस के रिलेटेड क्या है। डेफर्ड पेमेंट गारंटी साथियों, जो पेमेंट डेफर हो जाता है और उसमें उस केस में बैंक गारंटी लेता है पेमेंट करने की, तो ये सारी चीज़ें हैं। लॉ रिलेटेड टू बिल फाइनेंस, बिल को कैसे क्लासीफाई करते हैं और उनके फाइनेंसिंग किस तरह से, लीगल पोजीशन बैंक की उसमें क्या होती है। वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या क्या होती हैं और उनको मोड ऑफ चार्जिंग कैसे करते हैं हम सिक्योरिटीज़ को, चार्ज क्रिएट करने का है। प्लेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्टगेज, अलग अलग तरह के चार्ज हैं, किस केस में कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, तो ये है। और बाकी इसमें नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज अगर नहीं होता है तो उसका क्या, रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, अगर रजिस्टर नहीं करते हैं चार्ज तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। केस लॉ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है, चेक की बेसिकली ज़्यादातर बात हो रही है, उस केस में बैंक की क्या लाइबिलिटीज़ हैं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं पेइंग बैंक की, कलेक्टिंग बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। मॉड्यूल सी पे आते हैं, इसमें थर्ड चैप्टर में, थर्ड पेपर में मॉड्यूल सी आपका है बैंकिंग रिलेटेड लॉज। तो जो बैंकिंग से रिलेटेड लॉज हैं उनके बारे में इसमें है, जैसे कि डीआरटी की काफ़ी चर्चा होती है। डीआरटी जो ट्रिब्यूनल है उसमें अगर कोई केस जाता है तो उसमें किस तरह से उसका क्या है, इन्फोर्समेंट प्रोसेस क्या है, तो डीआरटी किस तरह से, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कौन कौन उसमें होते हैं, तो इनकी सबकी जानकारी है। सरफेसी एक्ट की जानकारी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई आपका लोन जो है वो एनपीए में चला जाता है तो अक्सर आपने सुना होगा कि चर्चा होती है कि सरफेसी में उस पर लगाना है हमें, तो वो क्या होता है, किस केस में सरफेसी लागू होता है, किस में नहीं होता है, ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। बैंकिंग ओम्बड्समन स्कीम क्या होती है, कितने दिन तक अगर कोई कस्टमर है वो बैंक से नाराज़ है किसी बात को लेकर और उसकी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो वो ओम्बड्समन चला जाता है, तो उसके रिलेटेड की ओम्बड्समन इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, किस तरह से होता है, पावर क्या होती है उसकी, और रिड्रेसल कैसे करता है ग्रेवियांसेस का। और अलग अलग एक्ट हैं, बैंकर बुक एविडेंस एक्ट 1891, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड सरसाई, तो ये भी सरसाई में हमें रजिस्टर कराना होता है कोई भी मॉर्टगेज जो हम क्रिएट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या होता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ लिमिटेशन। जब भी आप कोई लोन करते हैं, स्पेशली लोन के केस में है, तो हम, आपने सुना होगा, हम बीसी लेटर लेते हैं बेल, तो वो बीसी लेटर इसीलिए लेते हैं क्योंकि उसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन रहे की वजह से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टैक्स लॉ, इनकम टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन, सर्विस टैक्स, ये पढ़ेंगे इसमें। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो 1881 का है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के केस में, क्योंकि जब भी आप चेक वगैरह, मेनली जो चेक के केस में आता है ये, इसकी चर्चा होती है, तो उस केस में है इसके प्रोविज़न्स क्या क्या हैं जो हमें पता होने चाहिए। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, उसके डेफिनीशन, इंपॉर्टेंट प्रोविज़न्स क्या हैं वो पता होने चाहिए। कॉमर्शियल लॉज विद रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशन, जो कॉमर्शियल लॉ हैं कुछ बैंकिंग ऑपरेशन में जो हमारे काम आते हैं, मॉड्यूल डी इनके बारे में है, जिसमें से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो भी हम, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है वो क्या होता है, गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेजर, जो प्लेज होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये सारे कुछ इसके अंडर आते हैं, तो ये सब की हमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932,
डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप, साथ ही जब कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होती है तो वो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर होती है, तो उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं कि माइनर को रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता, और रिलेशन क्या होते हैं पार्टनर्स के एक दूसरे के साथ और थर्ड पार्टी के साथ में। तो ये सारी चीज़ें हैं। लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्मेशन के किस तरह से हैं, रजिस्ट्रेशन राइट लायबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। कंपनीज़ एक्ट जो है 2013 वाला, इसके बारे में है। कंपनीज़ के केस में क्या क्या, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है, डॉक्ट्राइन, और आपका मेंबरशिप ऑफ कंपनी, एक्विजिशन, सेसेशन, रजिस्टर, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर, ये सारी चीज़ें, डायरेक्टर के बारे में, बाइंडिंग ऑफ कंपनी, सारी जो है ये सब कंपनीज जो है थे कंपनीज एक्ट के अंडर आती हैं। फिर आपका फेमा है, फेमा एक्ट फॉरेन, जो 1999, पहले फेरा होता था और अब फेमा है। फेमा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फेमा एक्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केसेस में, तो वहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसमें देखना है। सेल मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ मॉर्टगेज, सेल विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, ये सब है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये रिसेंट 2005 का जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, RTI एक्ट, इसके प्रोविज़न देखने हैं कि ये, और इसमें क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये लागू होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में ऑब्लिगेशन क्या है पब्लिक अथॉरिटीज़ के, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA 2002, तो आपने सुना होगा अक्सर KYC के साथ इसका नाम लिया जाता है, KYC एंड PMLA एक्ट। तो KYC एक्ट और PMLA एक्ट को नॉर्मली साथ में देखा जाता है। PMLA में है कि किस तरह से मेंटेन करना है, हमें रिकॉर्ड्स करने हैं ताकि बैंक का जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंक खाते का यूज़ ना हो सके। IT एक्ट 2000, IT एक्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें। साथियों ये पूरा सिलेबस है, देखने में काफ़ी बड़ा है ये, लेकिन इसमें से ज़्यादातर चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली मैंने जो जो आपको मॉड्यूल बताए हैं उनको आप ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। कुछ मॉड्यूल अगर मान लीजिए कोई आपको जो ज़्यादा टफ लग रहे हैं वो बीच में कुछ थोड़ा कम भी कर सकते हैं, बट जो स्पेशली जैसे मॉड्यूल पेपर 2 जो है वो नॉर्मली ऐसा देखा गया कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा टफ लगता है। उसमें भी जो फर्स्ट वो है आपका फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो, तो आप जब पेपर 2 शुरू करें तो फर्स्ट मॉड्यूल की बजाय सेकंड मॉड्यूल से या थर्ड मॉड्यूल से शुरू कर सकते हैं, थोड़ा सा आपका मोरल अप रहेगा। नहीं तो नॉर्मली कई बार देखा गया है कि सीधे डायरेक्टली एप्लीकेंट जो होते हैं वो फर्स्ट मॉड्यूल से शुरू कर देते हैं और उसमें उन्हें बहुत टफ लगता है और वो उसमें फंसे रह जाते हैं। इस पर अभी और चर्चा करेंगे साथियों, कुछ 2-3 पॉइंट और हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि एडमिट कार्ड के बारे में है, तो एडमिट कार्ड आपको जब एग्ज़ाम की डेट आएगी उससे कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा और वो वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन उसमें, सेंटर वेन्यू व सारी चीज़ें उसमें दे रखी होंगी, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको लॉगिन ID, पासवर्ड वगैरह आपको दिया होगा, तो उससे आपको लॉगिन करना है। मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है इसमें। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, लेकिन आप सिंपल कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, वो अलाउड है। अदर रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्मल सी रूल्स एंड रेगुलेशन है। कोई भी मतलब एग्जामिनेशन हॉल में लेट नहीं पहुंचेगा, और उसके बाद में जब आप एक बार एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तो फर्स्ट 60 मिनट में कोई बाहर नहीं जाएगा, आपको पूरा टाइम, वैसे नॉर्मली अगर आपको ढंग से पेपर करेंगे तो आपको बाहर जाने का टाइम ज़रूरत है ही नहीं, आप पूरा टाइम उसमें लगाएं और सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके आएँ। ये है साथियों रूल्स एंड पेनल्टीज़ फॉर मिसकंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिस। तो मिसकंडक्ट और अनफेयर प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, उसमें आपको फ्यूचर जो है दिक्कत होगी आपको अगले उसमें एग्ज़ाम देने में। तो बेटर है इस बारे में सोचना ही, कहीं क्या है, इस बारे में सोचना ही नहीं है। मिसकंडक्ट आपको नहीं करना है, आप वहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पास होने, तो अपना एकदम सीरियस होकर जाइए और कोशिश करिए पहली बार में आप एग्ज़ाम क्लियर करें अच्छे मार्क्स के साथ। तो रिज़ल्ट जो है एक बार आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद में रिज़ल्ट सर्टिफिकेट जो है वो 3 सप्ताह के अंदर आपको मिल जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने बता ही दिया है। तो साथियों ये है, इसके अलावा कोई और ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। साथियों मेन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है इसका सिलेबस। जो हमने अभी सिलेबस देखा है इसमें, जो कि 3 काफ़ी बड़ा सिलेबस लग रहा है आपको देखने में, और तीनों पेपर हैं इसमें। तो साथियों मैंने डिसाइड करा है कि मैं अपने इस चैनल पे आपको तीनों ही पेपर की JIB की पूरी तैयारी आपको करवाऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें वीडियोस बनाऊं अलग अलग, तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करके इस वीडियो में मुझे बताइएगा। वैसे मैंने ऐसा प्लान किया है कि मैं पेपर 1 से शुरू करूं, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, क्योंकि अभी जैसे 3 महीने का समय जो
नॉर्मली जैसे सितंबर चल रहा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मान लीजिए 2 या ढाई महीने का टाइम आपके पास है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट टाइम निकल रहा है। तो इतने में अगर हमें तैयारी करनी है, अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो मैं पूरी मेहनत आपके साथ करूँगा और सारे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कशन इसका समरी के रूप में, क्योंकि आप मैकमिलन की अब जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स मानी जाती हैं, उसमें आप देखेंगे काफ़ी मोटी बुक्स हैं। लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पॉसिबल नहीं है, वो भी इतने कम समय में। तो मैं कोशिश करूँगा आपका काम आसान करूँगा, उनमें सभी में से उनकी समरी निकाल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके कवर करके और वीडियो की फॉर्म में आपको टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर आपको समझाता जाऊँगा। हर एक चैप्टर का एक एक वीडियो बनाता जाऊँगा। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप उसको डायरेक्टली वीडियो देख के एक बार दो बार देख के उसको समझ के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में अगर टाइम जैसे जैसे कोशिश करेंगे कि साथ में जो ये बनाने के पहले तो जो वीडियो लेक्चर्स बनाने के साथ में मैं कोशिश करूँगा कि आपको साथ साथ इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कराता जाऊँ। और ये जो वीडियो लेक्चर्स मैं बनाऊँगा ये बेस्ड ऑन मैकमिलन ही होंगे। मैकमिलन में जो जिस तरह से जो पैटर्न मैकमिलन में है, जिस तरह से दिया हुआ है, वहीं से मैं उठा के मैकमिलन की बुक से ही उनकी समरी, उनके समझ के उनकी समरी बना के और वही सब आपको समझाऊँगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं बनाऊँगा इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और शुरू करूँगा आपका पहला पेपर जो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। इसके पहले मॉड्यूल से शुरू करने की कोशिश करूँगा मैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।